स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर बात डीए के एरियर को लेकर करेंगे। एक और घमासान इस पर छिड़ गया है। हालांकि एनपीएस के दायरे में जो अधिकारी कर्मचारी आते हैं उन्हें तो एरियर का भी भुगतान हुआ है, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारी अभी तक इंतजार में बने हैं। आज इन्होंने मुख्य सचिव से इस बारे में वार्ता भी की है। क्या कुछ इन्होंने मुख्य सचिव को कहा, किस तरह के आंकड़े इनकी ओर से दिए गए हैं और आखिरकार डीए को लेकर तो मांग पूरी हो रही है, लेकिन बकाया एरियर कब मिलेगा, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। बारीकी से पूरे मामले को लेकर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं और पूरी खबर को लेकर आंकड़े भी लेकर आए हैं। एक एमएलए पर चार्जशीट दायर करने के लिए कहा गया है। यह हाईकोर्ट से फैसला सुनाया गया है। ये कौन एमएलए है, किस वजह से इन्हें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करनी होगी, ये भी जानकारी देंगे। और एसएमसीज को रेगुलर होने के लिए एग्जाम देना होगा। सरकार ने ये राहत इन्हें दी थी कि एलडीआर कोटे के तहत लाया जाएगा, लेकिन एलडीआर कोटे में आने के लिए भी एग्जाम देना जरूरी है। परीक्षा कौन लेगा, कब होगी, क्या शर्तें इस परीक्षा के लिए रखी गई है, जानकारी बिल्कुल हम आपको देने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे। आज के लिए मौसम खराब बताया गया था, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। ऊपरी क्षेत्रों में भी बारिश बर्फबारी नहीं हुई है। अगले कल से फिर मौसम साफ बना रहेगा। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्व अनुमान जारी किया गया है। तो अभी मौसम काफी ज्यादा ड्राई चल रहा है, जिस वजह से बारिश बर्फबारी का इंतजार जरूर बना हुआ है, खासतौर पर फसलों के लिए भी और साथ ही साथ इस ड्राइनेस से निजात पाने के लिए भी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बिलासपुर में थे। कई बड़ी सौगातें इन्होंने बिलासपुर के लोगों को दी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू कर दी गई है। गोविंद सागर झील में ये क्रूज पर भी बैठे और साथ ही साथ इन्होंने मोटर बोट भी चलाई। ये खुद ही इस बोट को चला रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं है, गाइड भी पिछली तरफ बैठा हुआ था। लेकिन इसके अलावा और क्या वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की जा सकती है, इसे लेकर कुछ सुझाव भी आम लोगों के लिए गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। तकरीबन 40 व्यक्तियों की बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है और 2500 पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई है। दरअसल इसमें टच स्क्रीन डिवाइस, सर्वर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से निःशुल्क सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। तो ये राहत भरी खबर है पाठकों के लिए और आईडी कार्ड भी जल्दी ही उनके लिए जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि प्रवेश करने के लिए फिर स्कैन करने की आवश्यकता ही पाठकों को रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से डिजिटल लाइब्रेरी है और इसका इंतजार पाठक काफ़ी समय से कर रहे थे। स्कूली बच्चों के साथ साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चे भी अपनी पढ़ाई यहाँ जाकर कर सकते हैं। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का शुभारंभ इन्होंने कर लिया है और ये भी वादा किया है वहाँ के लोगों से कि जो भी इसमें आय होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, उसका श्रेय और उसका हिस्सा वहाँ के लोगों को ही मिलने वाला है। तो इस वजह से खुशी की लहर है कहीं ना कहीं बिलासपुर के लोगों में। उन्हें भी दिवाली का एक ये तोहफा मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला आ सकती हैं, ये बिल्कुल बात चर्चाओं में बनी हुई है। आज रात को ही पहुंचेंगी और इनके साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी आएंगे। इस बात के बाद मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दिवाली अपनी प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला में ही मनाने वाली है। दरअसल शिमला के साथ लगते छराबड़ा में इनका एक अपना निजी घर है। अक्सर यहाँ आती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी अपने निजी आवास पर आई थी छराबड़ा में, एक दफ़ा फिर आई हैं और अब दिवाली के वक्त आई हैं। तो लाजमी सी बात है कि अपने परिवार के साथ शिमला वाले घर में ही दिवाली मनाने वाली है। तकरीबन शिमला से 13 किलोमीटर की दूरी पर छराबड़ा में इनका यह आवास स्थित है। लेकिन अभी देखिए वायनाड में भी इन्हें लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है। दिन बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं और इस बीच शिमला में आना दीपावली के लिए, तो चर्चाओं में ये बात काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन त्योहार का समय है और अपने घर कभी भी आ सकती हैं और त्योहार मनाने के लिए तो वैसे ही अपना घर हर कोई चुनता है, खास तौर पर जब दीपावली का त्योहार हो। देखिए हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कोटखाई उपमंडल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। नेपाली मूल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जान से मार डाला। लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया अपनी पत्नी को मारने के लिए। निर्मम हत्या इसकी कर दी गई है और 2 दिन के भीतर इसे पकड़ भी लिया गया है। ये शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस को जानकारी दी गई थी। दरअसल ये बागवान है जिनके बगीचे में काम कर रहा था। नेपाली मूल का ये व्यक्ति 2 से 3 दिन ही इसने काम किया, उसके बाद भाग गया
और जिस कमरे में ये नेपाली मूल का व्यक्ति और उसकी पत्नी रह रही थी, जब उस कमरे से बदबू आना शुरू हो गई तो लोगों ने दरवाज़ा खोल के देखा, 2 रजाइयों के भीतर ये अपनी पत्नी का शव छोड़ के चला गया था। निर्मम हत्या उसकी की गई थी और 3 साल के बच्चे को लेकर फरार हुआ था। लेकिन नारकंडा से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार इतनी बेरहमी दिखाते हुए इसने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया है। और इस तरह के मामले जब देखिए हिमाचल प्रदेश में सामने आते हैं तो कई तरह के सवाल उठते हैं। हालांकि व्यक्ति ने ये नेपाली मूल का बताया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि कार्रवाई ऐसे लोगों पर हो और अगली बार कुछ भी ऐसा करने से पहले किसी की रूह कांप उठे, ऐसी सज़ा इसे दी जाए। वहाँ के ग्रामीणों की ओर से भी ये मांग उठाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बिना प्रवेश परीक्षा के ही काउंसलिंग प्रक्रिया करवाई जा रही है। ये टूरिज्म विभाग में काउंसलिंग 6 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। वोकेशनल स्टडी संस्थान में ये काउंसलिंग होगी। इसमें नेट जेआरएफ पास कर चुके अभ्यर्थी ही परीक्षा के लिए पात्र माने गए हैं। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि काउंसलिंग के दिन सभी अभ्यर्थियों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। खैर ये हर बार कंपलसरी होता है हर काउंसलिंग के लिए। एचपीयू की ओर से पीएचडी मैथमेटिक्स और इतिहास में भी 5 नवंबर को 10 बजे से 1 बजे तक काउंसलिंग होगी। फॉरेंसिक साइंस विभाग में भी काउंसलिंग 4 नवंबर को होगी। इसकी पूरी जानकारी हालांकि एचपीयू की वेबसाइट पर डाल दी गई है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में स्कूलों में सेवाएं दे रहे अंशकालीन जलवाहक परेशान है। ये दैनिक भोगी जलवाहक है जिनकी ओर से रेगुलर पॉलिसी को लेकर मांग उठाई जा रही है, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुनी तो दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ये क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इनका ये कहना है मजबूरन इन्हें क्रमिक अनशन का रास्ता चुनना पड़ा है, क्योंकि कोई रेगुलर पॉलिसी इनके लिए नहीं लाई जा रही है। पॉलिसी नहीं है, इस वजह से इनसे कई सेवाएं ली जाती हैं, कई घंटों तक काम करवाया जाता है, न जाने कितना शोषण इन्हें सहना पड़ता है। अगर पॉलिसी होती तो किसी की ये करने की हिम्मत नहीं होती। ये अधिकारियों से भी परेशान है, स्कूल स्टाफ से भी परेशान है, और तो और इनसे बाकी काम भी करवाए जा रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है। इसीलिए रेगुलर पॉलिसी को लेकर इन्होंने मांग उठाई है। कुछ एक इसमें ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि 11 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। अब चंबा सिरमौर के ट्राइबल इलाकों की बात करें तो वहां 15 वर्षों से भी अंशकालीन जलवाहकों की ओर से सेवाएं दी जा रही हैं। तो अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। दिवाली से ठीक पहले ही अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार नहीं मनाएंगे, बल्कि क्रमिक अनशन पर डटे रहेंगे। अब इसका असर सरकार पर कितना होता है ये आने वाला समय हमें बताएगा। देखिए, प्रदेश के स्कूलों में एक्सपोजर विजिट पर कुछ टीचर्स भेजे जाएंगे। एक्सपोजर विजिट को लेकर पूरा शेड्यूल तय हो गया है, लेकिन साथ ही साथ इस विजिट के लिए कुछ एक शर्तें भी लगाई गई हैं। अब देखिए, पिछली बार भी एक्सपोजर विजिट पर जब शिक्षकों को भेजा गया था तो कुछ गाइडलाइंस तय हुई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से परिवर्तन इन शर्तों में कर दिया गया है। इन गाइडलाइंस में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। वो कैसे, आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि शिक्षा विभाग की ओर से 3 दिन का समय शिक्षकों को आवेदन करने के लिए दिया गया है। शिक्षकों की कैटेगरी में प्रिंसिपल हैं, लेक्चरर हैं, डीपीई हैं और हेडमास्टर भी हैं। 3 दिन में आवेदन करना होगा और फिर जो डेप्यूटी डायरेक्टर्स हैं वो पूरी जानकारी शिक्षा विभाग भेजेंगे, पूरा डाटा इन शिक्षकों का, साथ ही साथ इनके आवेदनों को भी। आवेदन करने के साथ शिक्षकों को ये मेंशन करना होगा कि कितने साल का उन्हें अनुभव है, क्योंकि 5 साल के अनुभव की शर्त इसमें लगा दी गई है। उनके विषय में कितना स्कोर हासिल किया है बच्चों ने, और यदि वो एक ऐसे स्कूल से संबंध रखते हैं जहां पर 70% से भी कम परिणाम रहा है, ऑल ओवर परिणाम, तो उस स्कूल के शिक्षकों को जाने का मौका एक्सपोजर विजिट में नहीं मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है ये तो यहाँ पर गौर किया ही जाएगा, लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट क्या स्कूल का रहा था यहाँ ये भी गौर किया जा रहा है। तो अपने बाकी स्टाफ के चलते या ऑल ओवर रिजल्ट जो रहा होगा उन शिक्षकों को सफ़र करना पड़ सकता है, जो पूरी तरह से पात्र होंगे, लेकिन 70% जब ये रिजल्ट नहीं बनेगा तो वो इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। ACR, MPhil, PhD, स्टेट और नेशनल अवार्ड शिक्षा के क्षेत्र में क्या बेहतरीन कार्य किए हैं, क्या उनका अलग से योगदान रहा है, इस बारे में भी पूरी जानकारी इन्हें देनी होगी। ध्यान रखना होगा कोई विभागीय कार्रवाई इन शिक्षकों पर ना हुई हो, तभी मौका मिलेगा। अगर इससे पहले वाली एक्सपोजर विजिट में ये गए थे तो दोबारा से इस विजिट का मौका भी शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा। ये कुछ गाइडलाइंस, कुछ नई शर्तें जोड़ दी गई हैं।
3 शर्तों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। आपके स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा था, कहीं 70% से कम तो नहीं है, आपके विषय में कितना स्कोर छात्रों ने हासिल किया है, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप पहले एक्सपोजर विजिट पर जा चुके हैं तो दोबारा से मौका नहीं मिलने वाला है। तो ये 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और विभागीय कार्रवाई तो कोई नहीं हुई है, 5 साल का अनुभव है तो ही आवेदन कीजिएगा। तो ये एक तरह से फाइनल कर दिए गए हैं। इसमें देखिए जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग अलग अंक भी रखे गए हैं। एक्सपोजर विजिट के लिए 25 अंक प्रिंसिपल के लिए, 5 हेडमास्टर के लिए, 15 लेक्चरर के लिए और 5 डीपी यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि हर कैटेगरी में कितने कितने इसमें शिक्षक सिलेक्ट होने वाले हैं उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। तो 25 के करीब प्रिंसिपल्स होंगे, 5 हेडमास्टर्स होंगे, 15 लेक्चरर होंगे और 5 डीपीई इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे। ये संख्या जो सामने आई है उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी है। और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अंक भी यहाँ पर तय किए गए हैं। अब ये शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है कि किस तरह से वो आपकी सिलेक्शन करेंगे। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कितने अंक दिए जाएंगे। अब शैक्षणिक अनुभव भी देखा जाएगा, कौन कौन से बेहतरीन काम कर चुके हैं। अगर 3 से 4 बेहतरीन काम कर चुके हैं और अपना सबसे अच्छा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में दे चुके हैं तो उसी हिसाब से आपको अंक मिलने वाले हैं, ये मानकर आप चलिएगा। देखिए, विश्व बैंक की 1134 करोड़ से वित्त पोषित परियोजना 2016 में शुरू की गई थी और इसमें तकरीबन 500 लोगों को रोजगार दिया गया था। विभिन्न जिलों में विभिन्न पदों पर इन कर्मचारी अधिकारियों की ओर से काम किया जा रहा है, जिसमें फैसिलिटेटर भी हैं, तकनीकी फैसिलिटेटर हैं, फॉर्म प्रबंधक हैं, सहायक फॉर्म प्रबंधक है, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, प्रबंधन सहायक, लेखाकार और अन्य कर्मचारी कार्यरत है। लेकिन इन सभी का करार 31 अक्टूबर को खत्म होने जा रहा है। ये बागवानी विकास सोसाइटी के तहत आते हैं। इसमें क्योंकि इसी परियोजना के तहत अलग अलग कैटेगरीज है तो बागवानी विकास परियोजना के तहत या बागवानी विकास सोसाइटी के तहत जो कर्मचारी अधिकारी आते हैं उनसे जुड़ी जानकारी लेकर आए हैं। इनका 31 अक्टूबर को करार खत्म होने जा रहा है। ये एक्सटेंशन की मांग उठा रहे थे लेकिन अभी तक नहीं दी गई है। दिवाली का समय है और इस बीच इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। मांग इन्होंने उठाई है कि कोई रेगुलर पॉलिसी इन्हें लेकर बनाई जाए। अगर पॉलिसी नहीं तो रोजगार पर ही कोई नीति लाई जाए या कहीं और इन्हें एडजस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अपने घर परिवार का गुजारा कर रहे थे। तकरीबन 8 साल तक इन्होंने सेवाएं दी हैं। हालांकि अभी तो देखिए 9 साल का समय होने वाला है। 2016 में ये परियोजना आई थी और उस वक्त बढ़ चढ़कर इस परियोजना के बारे में बताया गया, जिस वजह से इन्हें लगा कि आगे से आगे परियोजना बढ़ती जाएगी, इनका भी विकास होगा और आम लोगों का भी इस परियोजना के चलते विकास होगा। लेकिन अब करार खत्म हो रहा है, ये परेशान है। तकरीबन 500 के करीब संख्या है। 260 इसमें अनुबंध आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 230 आउटसोर्स पर और 22 से अधिक पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को रोजगार दिया गया था, जो कि एक तरह से छीनने का प्रयास हो रहा है। ये इनकी ओर से आरोप लगाया गया है। डीए के एरियर पर अब घमासान हुआ है। 4% डीए तो दे दिया गया, लेकिन एरियर कब देंगे, ये बात कर्मचारी पूछ रहे हैं सरकार से। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से आज कर्मचारियों का एक गुट मिला है सचिवालय में और इन्होंने मांग ये उठाई है कि एरियर का भुगतान भी इन्हें होना चाहिए। तकरीबन 42 महीने का एरियर अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया है और ये भी इन्होंने शिकायत की कि पूर्व जयराम सरकार में भी 4% डीए इन्हें दे दिया गया था जुलाई 2022 में, लेकिन उसमें भी पिछले एरियर नहीं दिया गया था। और ये भी आज एक प्रतिनिधि मंडल की ओर से जानकारी दी गई है मुख्य सचिव के पास कि कुल मिलाकर अगर डीए और डीए की किश्तों को लेकर और एरियर को लेकर ये जानकारी दे तो ये 71 महीने हो जाते हैं जब से इनका भुगतान बाकी है। सरकार ने 4% डीए तो दे दिया, लेकिन पिछले एरियर का भुगतान करना भूल गई है। पूर्व जयराम सरकार में भी जो 4% डीए दिया गया था उसका एरियर भी नहीं मिला है। ये बात भले ही सरकार भूल गई हो, लेकिन कर्मचारी नहीं भूले हैं और अब इस एरियर का भुगतान भी जल्द से जल्द किया जाए। पिछला भी बकाया है और इस बारी के डीए का भी एरियर बकाया है। तो बहुत महीने हो गए हैं, ज़्यादा बोझ सरकार पर ना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते ही एरियर का भुगतान साथ साथ में कर दिया जाए। ये कर्मचारियों की ओर से सुझाव दिया गया है। ओपीएस के दायरे में जो कर्मचारी आते हैं, पेंशनर्स आते हैं, वो अपने एरियर को लेकर बहुत परेशान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी हो गया है। कुछ एक के बिल अभी प्रोसेस में हैं तो कुछ एक को भुगतान हो गया है। आज कुछ अधिकारियों से संबंधित जानकारी सामने आई है जिन्हें 2 से 2.5 लाख तक भुगतान एरियर का किया गया है।
हालांकि ये बात तो हमने पहले ही स्पष्ट की थी कि एनपीएस के दायरे में जो कर्मचारी हैं इन्हें डीए का भुगतान होता रहेगा भारत सरकार की नोटिफिकेशन के साथ साथ ही। तो करंटली इन्हें डीए भी दे दिया गया है, एरियर का भुगतान भी हो गया है और यहाँ पर बहुत कम संख्या है ऐसे कर्मचारियों की जो अभी भी एनपीएस के दायरे में हैं। ओपीएस के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने किया। हालांकि कुछ पेंशनर्स तो पहले से ही ओपीएस के दायरे में थे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कर्मचारी थे जो एनपीएस के दायरे में ही आ रहे थे और उसी स्कीम के तहत उन्हें पेंशन दी जानी थी। तो लंबा आंदोलन किया, लेकिन देखिए मिला क्या, अभी तक एरियर का भुगतान तक नहीं हो पाया है। और दूसरी ओर जो एनपीएस के दायरे में कर्मचारी हैं उन्हें करंटली फिलहाल सभी भुगतान कर दिए गए हैं, डीए का भी और एरियर का भी, और आने वाले समय में भी ये भुगतान पूरे हो जाएंगे। कुछ एक के अकाउंट में अगर अभी तक एरियर की राशि नहीं आई है तो बिल प्रोसेस में है, ये भी आज अपडेट निकल कर सामने आई है। तो ये बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिवाली से ठीक पहले हिमाचल को कई स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है। वर्चुअली ये जुड़े थे और इन्होंने बल्क ड्रग प्राइवेट यूनिट का उद्घाटन किया है। साथ ही बिलासपुर के एम्स में ड्रोन सेवा शुरू की है। इसके साथ ही किडनी प्रत्यारोपण समेत कई सुविधाएं शुरू की। चंबा मेडिकल कॉलेज और मनाली में क्रिटिकल केयर यूनिट का भी शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री सुक्खू भी बिलासपुर से इस ऑनलाइन समारोह में जुड़े थे जब प्रधानमंत्री की ओर से उद्घाटन किया जा रहा था। उस एमएलए पर आना चाहेंगे जिसके खिलाफ एक फैसला आया है। दरअसल हाईकोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के लिए इस एमएलए को कहा है। एक महिला की ओर से आरोप लगाए गए थे कि महिला के कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं और ये आपत्तिजनक फोटोज़ हैं, जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसमें एक सिटिंग विधायक ही आरोपी बताया जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के लिए कहा है और महिला को पुलिस सुरक्षा भी दी जाएगी, ये भी हाईकोर्ट की ओर से बात क्लियर की गई है। हालांकि महिला पिछले कई महीनों से भटक रही थी, लेकिन लास्ट में जब इसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो अब जानकारी सामने ये आई है कि आरोपी सबसे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करे और दूसरा महिला को पुलिस सुरक्षा भी यहां पर प्रदान की गई है। एसएमसी टीचर्स को राहत देने के लिए सुक्खू सरकार ने यह फैसला दिया था कि एलडीआर कोटे के तहत इन्हें लाया जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एसएमसीज को रेगुलर होने के लिए या इस कोटे के तहत आने के लिए एग्जाम देना होगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शिक्षा बोर्ड को चुन लिया है। शिक्षा बोर्ड एग्जाम करवाएगा और ये भी कहा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर ही सिलेबस होगा एग्जाम में। पत्र लिखा गया है शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड को कि वो बताएं कितना समय लेंगे। 3 दिन के भीतर ये जानकारी शिक्षा बोर्ड को देनी होगी, इसमें कितना खर्चा आएगा और कितना समय लगेगा एग्जाम करवाने की तैयारी के लिए। लेकिन एलडीआर कोटे के तहत आना है तो एग्जाम तो एसएमसीज को भी देना होगा, उसके बाद ही रेगुलर होने का सपना ये देख सकते हैं। एसएमसी के तहत पीजीटी में 761 टीचर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डीपीई में 102 हैं, टीजीटी में 521 हैं, क्लासिकल एंड वर्नाकुलर में 922 हैं और जेबीटी में 95 शिक्षक काम कर रहे हैं। तो नियमों को बदला ज़रूर जा रहा है और बार बार कोई ना कोई नई शर्त इसमें ज़रूर सामने आ रही है, ये हम कहेंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हेल्थ कवर में लाया जा रहा है। ये तकरीबन 5 लाख का हेल्थ कवर होगा जो दिया जाएगा 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को, और इसमें 3 लाख के करीब हिमाचल प्रदेश के बुजुर्ग हैं जो कि आयुष्मान योजना के तहत अब आने वाले हैं। भारत सरकार की योजना है, आयुष्मान के दायरे में लाया जाएगा, 5 लाख का हेल्थ कवर उन्हें दिया जाएगा। लेकिन इसमें नाराज़गी इसलिए कुछ बुजुर्गों की ओर से जाहिर की जा रही है क्योंकि हिमकेयर से निकाल के उन्हें भी आयुष्मान कार्ड के तहत लाया जाएगा, यानी कि आयुष्मान योजना के तहत वो आने वाले हैं। तो कुछ नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की योजना है जिसे हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके लिए ई-केवाईसी होगा सभी बुजुर्गों का जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है। जो ई-केवाईसी होगा ये आधार कार्ड के माध्यम से होगा। दरअसल आधार कार्ड उनकी एज प्रूफ के तौर पर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और अगर आप जल्दी ही आयुष्मान योजना में एनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए beneficiary.nha.government.in पे बिल्कुल आवेदन करिएगा। इसमें आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। अगर ये 5 लाख के हेल्थ कवर का लाभ उठाना है तो ज़रूरी है कि आप इसी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। एक दफ़ा फिर बता देते हैं, beneficiary.nha.gov.in इसमें अप्लाई करना होगा, तभी एनरोल आप हो पाएंगे आयुष्मान योजना के तहत। और अगर नहीं करते हैं तो हिमकेयर कार्ड योजना के तहत भी आप लाभार्थी नहीं रहेंगे और आयुष्मान योजना में भी नहीं आएंगे, ये भी हम आपको पहले ही बताना चाहेंगे।
तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।